मेरी ननद रोज रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उनके गले लगते ही मुझे क्या हो जाता था जो मैं इस कदर गहरी नींद में चली जाती। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कैमरे में जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननद तो, मेरा नाम स्नेहा है, मेरी शादी अनुज से 3 साल पहले हुई थी। अनुज के परिवार में उसकी छोटी बहन ममता और अनुज सिर्फ 2 ही थे, क्योंकि अनुज के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद अनुज ने ही अपनी छोटी बहन ममता का पालन पोषण किया था और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू कर दिया। अनुज पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब से मैं इस घर में आई हूँ पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। अब अनुज काम में अच्छे से ध्यान देने लगे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन वह जिम्मेदारी मैंने अब अपने सिर पर ले ली थी। तो अनुज अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगे। खैर ऐसे ही दिन निकलते चले गए। आज सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि अनुज की मेहनत रंग ले आई। मनोज काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और हमेशा से ही दिन रात मेहनत करते थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। अनुज एक सरकारी नौकरी पर लग चुके थे। इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन अनुज ने यह सब कर दिखाया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पति एक सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच यह सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारे पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां थी वह हमेशा से ही घमंडी थी। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में यह जरूर था कि अनुज की भी सरकारी नौकरी लगे, और अनुज ने आज वह कर दिखाया। खैर अब हमारे अच्छे दिन आ चुके थे। ममता की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी। ममता केवल 18 साल की थी। उसने कॉलेज में प्रवेश किया ही था। अब ममता की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारियों को अनुज बखूबी निभाने लगे। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने जो भी चीज मांगती थी अनुज मेरे बोलने से पहले ही वह चीज हाजिर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं फूले नहीं समाती थी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। शायद भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आई। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति अनुज का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे मुझे ममता को भी संभालना था, इसीलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और ममता को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन अब यह बात आन पड़ी थी कि ममता की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और पूरे घर की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। मेरे पास तो ना कोई काम था और ना ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और ससुराल में आने के बाद तो अनुज ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह से कोई चीज का पता नहीं था। लेकिन मुझे ममता को पढ़ाई भी तो करवानी थी, क्योंकि उस बेचारे के मन पर क्या बीती है इसे मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने भाई को खो दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह अनुज का ख्याल रखते उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसको उसके माता पिता और भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे ममता ने कहा था कि भाभी मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने ममता की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवाकर एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल अनुज के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, ना ही जमीन जायदाद थी। पहले उसकी प्राइवेट कंपनी की नौकरी की वजह से घर चलता था, और उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन थे। लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाया, क्योंकि अनुज को नौकरी लगी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसका देहांत हो गया। इसीलिए घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। खैर मैं तो शहर में काम की तलाश में निकल गई और मुझे कंपनी में काम मिल भी गया। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। मैं दिन रात मेहनत करके ममता को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए मैं कुछ कंपनी में काम करने लग गई। सवेरे उठकर घर का काम करने के बाद मैं काम पर निकल जाती और शाम को थकी हारी घर पर आती
और ममता को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाती। खैर मुझे नींद तो नहीं आती थी क्योंकि अनुज की यादें मुझे हर रोज खाती थी, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था, इसीलिए मुझे इन सबको झेलना ही था। खैर कभी हंसी और कभी दुख को झेलते हुए ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। मेरी ननद को हमेशा से ही एक आदत थी कि वह सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी तब से मेरी ननद हमेशा से ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती थी। अनुज अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे कि मेरे तो कभी भी गले नहीं लगकर सोई, मैं क्या तुम्हारा भाई नहीं हूँ? तभी वह कहती कि भैया आप तो मेरे भाई नहीं भगवान हो, लेकिन भाभी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह मेरी माँ और भाभी दोनों हैं, इसीलिए मुझे इनके गले लगने पर बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है, इसीलिए मैं भाभी के गले लगती हूँ। खैर अपनी ननद के गले लगकर मैं भी सो जाती थी, लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज को नोट करना शुरू कर दिया कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी ननद मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती, उसके बाद में इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से अनुज का देहांत हुआ है उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी भी नहीं सोई। दिन भर इतना काम करती थी फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। अनुज की यादें मुझे सोने नहीं देती थी, लेकिन अब पिछले 2 से 3 दिनों के बीच तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे तो इसके पीछे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। पहले मुझे नींद का जरा भी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेरी ननद मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती है उसके बाद से मैं मानो बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ और बिना पानी पिए ही सो जाती हूँ। सवेरे जब उठकर देखती हूँ तो कभी मेरे कपड़े उथल पुथल होते थे तो कभी मेरे पूरे बदन पर भी कपड़े नहीं होते थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा। और अब घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननद ही रहते थे और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि अंदर से अगर दरवाजा खिड़कियां बंद कर ली जाए तो हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर भी ना आ पाए। और मैं तो सोने से पहले पूरे घर की तलाशी लेकर और अच्छे से कमरे बंद करके सोती थी। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट का कारण होगा, क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और नींद में हो सकता है कि मैं खुद ही ऐसी हरकत कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान सपनों में जो देखता है वैसे वैसी हलचल करता रहता है। शायद इसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होंगी। बेवजह में ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई काम आज से तो नहीं कर रही हूँ। पिछले कितने महीनों से मैं यह काम कर रही हूँ और तब मुझे इतनी थकान नहीं हुई, तो अब कैसे हो सकती है? और भला थकान होती है तो इस कदर अचानक मेरी नींद कैसे लग जाती है, और वह भी ममता के गले लगने के बाद। अब तो मुझे ममता पर भी अजीब सा लगने लगा था कि ममता कहीं कुछ कर तो नहीं रही है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, ममता मुझसे इतना प्यार करती है और मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती रहती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किससे पूछूं, किससे शेयर करूं जो मेरी इस उलझन को निकाल सके। इस तरह काफी दिन निकल गए, लेकिन यह हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी उसी तरह सुबह बिल्कुल भी नहीं होती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह टूटता था जैसे मानो मुझे किसी ने रौंदा हो। अब तो मेरा शक चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि जरूर कुछ न कुछ मेरे साथ हो रहा है जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होना, इस तरह गले लगने के बाद अचानक से गहरी नींद में सो जाना और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, यह सब कोई मेरा वहम या फिर थकान नहीं थी। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा था। तभी मैंने एक दिन ममता से पूछा कि ममता, मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? तभी ममता कहती है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी घर में कौन आता है, जरूर आप थकान के मारे सो जाती हो और नींद में यह सब हरकतें कर लेती हो, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लगता है। मुझे ममता की बातों में जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वह बोल रही थी उसकी आवाज में हलचल थी और वह नजरें भी मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि जरूर ममता कुछ न कुछ कर रही है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतनी घबराई नहीं थी जितनी आज मेरे इस सवाल को पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही शक चलने लगा।
मेरे मन में यह था कि ममता जरूर